तो दोस्तों डीसी की तरफ से एक नई मूवी हमें देखने को मिल रही है जिसका टाइटल रहने वाला है, एक दफ़े मैं आपको बता दूँ, ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। यहाँ दोस्तों ये दोनों एक जैसे पहले डीसी ने कर पार्ट इसके बनाए दिए हैं। आप इनको देख पाओगे एक जैसे ओटीटी पर, और साथ ही साथ अब इसका नया पार्ट है जो कि डीसी की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। उसका टाइटल मैंने आपको बता दिया है। तो आगे मैं आपको पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डायरेक्ट टू वीडियो एनिमेटेड सुपरहीरो शॉर्ट फिल्म है जिसका सहनिर्माण और निर्देशन जोआकिम डॉस सैंटोस ने किया है और माइकल जेलेनिक ने लिखा है। यह फिल्म डीसी कॉमिक्स के किरदार सुपरमैन और कैप्टन मार्वल शज़म के बारे में है, जो शक्तिशाली खलनायक ब्लैक एडम से लड़ने के लिए सहयोग करते हैं। जॉर्ज न्यूबर्न और जेरी ओकॉनेल ने डीसी एनिमेटेड सीरीज जस्टिस लीग अनलिमिटेड से दो मुख्य किरदारों के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराईं। 9 नवंबर 2010 को संकलन डीवीडी डीसी शोकेस ओरिजिनल शॉर्ट्स कलेक्शन पर मुख्य विशेषता के रूप में जारी किया गया। सुपरमैन बटा शाज़म द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम डीसी शोकेस श्रृंखला का चौथा और आज तक का सबसे लंबा था, जिसे विस्तारित संस्करणों में भी शामिल किया गया था। 1-2 इसने उसी वर्ष अपनी सेवानिवृत्ति से पहले जेम्स गार्नर के अंतिम प्रदर्शन को भी चिह्नित किया और 19 जुलाई 2014 को उनकी मृत्यु हो गई। कथानक फॉसेट सिटी में युवा बिली बैटसन एक अनाथ लड़का है जिसे हाल ही में उसके पालक माता पिता ने घर से निकाल दिया है और वह एक जर्जर झुग्गी में अकेला रह रहा है। क्लार्क केंट से मिलने के लिए एक स्थानीय भोजनालय में पहुंचने पर, जो उसकी स्थिति के बारे में एक लेख लिख रहा है, बिली पर ब्लैक एडम द्वारा हमला किया जाता है, जो पिछली रात पृथ्वी पर लौटा था, उसे जादूगर के पहुंचने से पहले मारने की योजना बना रहा था। क्लार्क एडम का ध्यान भटकाता है, जिससे बिली बच निकलता है, जबकि वह सुपरमैन में बदल जाता है। ब्लैक एडम सड़कों पर बिली का पीछा करता है, लेकिन सुपरमैन हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। बिली एक बेघर आदमी की मदद से मेट्रो में भाग जाता है, जिसे उसने पहले बदमाशों से बचाने की असफल कोशिश की थी। ब्लैक एडम बिली को ट्रेन की पटरियों पर घेर लेता है, लेकिन बाद में वह ट्रेन की चपेट में आ जाता है। फिर बिली जागता है और पाता है कि वह एक खाली मेट्रो कार में है, जो उसे एक विशाल गुफा में ले जाती है। वहां वह जादूगर शाज़म से मिलता है, जो उसे बताता है कि वह अगला चुना हुआ व्यक्ति है। शाज़म बताता है कि ब्लैक एडम 5000 साल पहले उसका चैंपियन हुआ करता था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया और परिणामस्वरूप उपहार को भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद उसे पूरे ब्रह्मांड में निर्वासित कर दिया गया, लेकिन अब वह जादूगर और उसके नए चैंपियन से बदला लेने के लिए वापस आ गया है। एडम को बनाने की अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए शाज़म बिली को अपनी शक्तियां प्रदान करता है और एक गुफा का निर्माण करता है, जिसके बाद वह बिली से कहता है कि अगर उसे मदद की जरूरत हो तो उसका नाम बताए। बाहर पहुंचने पर बिली एडम का सामना करता है और शाज़म का नाम लेते ही बिजली के एक बोल्ट से तुरंत खुद के एक वयस्क सुपरहीरो संस्करण में बदल जाता है, जिसका कोडनेम कैप्टन मार्वल है। परिवर्तन उसी तरह उलझ जाता है जैसे ही कैप्टन मार्वल और सुपरमैन आसमान में ब्लैक एडम से लड़ने के लिए सेना में शामिल होते हैं। एडम को एहसास होता है कि वह उन दोनों को नहीं हरा सकता। वह एक बांध को नष्ट कर देता है, जिससे शहर में बाढ़ आने का खतरा होता है। जब सुपरमैन बाढ़ को मोड़ता है, एडम एक मोटर चालक को बंधक बना लेता है और कैप्टन मार्वल से उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अपने नश्वर रूप में आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। वह मानता है, लेकिन एडम अपने बंधक को आकाश में फेंक देता है और बिली को चुप करा देता है। इससे पहले कि वह उसे बचाने का प्रयास कर सके, एडम घोषणा करता है कि केवल मृत्यु ही उसे रोक सकती है। तभी बेघर आदमी फिर से प्रकट होता है और खुद को बिली का संरक्षक देवदूत टाकी टॉनी बताता है। टाकी बाघ के रूप में अपने असली रूप में वापस आ जाता है और जादूगर को एडम को ब्रह्मांड में और भी दूर भगाने की धमकी देता है। फिर से निर्वासित होने के लिए तैयार नहीं, एडम चिल्लाता है, शाज़म
नश्वर टेथेडम में वापस आ जाता है और बुढ़ापे से मर जाता है। कुछ दिनों बाद बिली अखबार में क्लार्क का लेख पढ़ता है, तभी वही बदमाश उससे भिड़ जाते हैं जिनका सामना उसने पहले किया था। वे हमला करने से पहले उसे सिर्फ एक शब्द बोलने के लिए धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिली बस मुस्कुराता है और बिजली चमकती है, जिसका मतलब है कि उसने शाजम कह दिया है और एक बार फिर कैप्टन मार्वल में बदल गया है। आवाज कास्ट: जॉर्ज न्यूबर्न कालेल बटा क्लार्क केंट बटा सुपरमैन के रूप में 3, जेरी ओकॉनेल बिली बैटसन बटा कैप्टन मार्वल के रूप में 3, जैक कैलिसन बिली बैटसन के रूप में 4, टेथेडम ब्लैक एडम के रूप में अर्नोल्ड वोस्लू 3, जेम्स गार्नर शाजम के रूप में 3, केविन माइकल रिचर्डसन टाकी टॉनी के रूप में 4, डेनिका मैककेलर सैली के रूप में 4, जोश कीटन पंक के रूप में सैली का बॉयफ्रेंड बिना श्रेय 4। संगीत: संगीतकार बेंजामिन व्यान और जेरेमी जिकरमैन द्वारा फिल्म स्कोर की विशेषता वाला एक साउंड ट्रैक एल्बम 12 अप्रैल 2011 को लाला लैंड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। यह रिलीज 1000 इकाइयों का एक सीमित संस्करण था और इसमें ग्रीन एरो, जोना हेक्स और डीसी शोकेस श्रृंखला के स्पेक्ट्रे एनिमेटेड शॉट्स का संगीत भी शामिल था। जोआकिम अरन्हा डॉस सैंटोस एक पुर्तगाली अमेरिकी एनिमेटर, स्टोरीबोर्ड कलाकार, निर्देशक, निर्माता और लेखक है। उन्हें टेलीविजन सीरीज जस्टिस लीग अनलिमिटेड, अवतार, द लास्ट एयरबेंडर, जीआई जो, रेसोल्यूट, द लीजेंड ऑफ कोर्रा और वोल्ट्रॉन लीजेंडरी डिफेंडर पर उनके निर्देशन के काम के लिए जाना जाता है, जिनमें से बाद में वे सह रनर भी थे। उन्होंने स्पाइडरमैन एक्रॉस द स्पाइडरवर्स 2023 और इसके सीक्वल स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स 2024 फिल्मों का सहनिर्देशन किया। आजीविका: शो के नाम बदले गए। तीसरे सीजन में प्रमोट होने से पहले वे एनिमेटेड सीरीज जस्टिस लीग के स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट थे। उन्होंने साथ ही डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स निर्देशक डैन रीबा के साथ जस्टिस लीग अनलिमिटेड के आधे एपिसोड का निर्देशन किया, जिसमें अंतिम एपिसोड डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। वे शो के दूसरे सीजन के मध्य में स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट के रूप में अवतार, द लास्ट एयरबेंडर के स्टाफ में शामिल हुए और तीसरे सीजन में एपिसोड का निर्देशन करना शुरू किया, जिसमें 4 भाग वाली सीरीज के अंतिम 2 भाग शामिल थे। बाद में वे अवतार की अगली कड़ी द लीजेंड ऑफ कोरा पर काम करने लगे, क्योंकि उन्होंने की ह्यून रयू के साथ मिलकर पहले सीजन का पूरा निर्देशन किया और पूरी सीरीज के लिए सहकार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। उद्धरण वांछित: उन्होंने मिनी सीरीज जीआई जो, रेजोल्यूट पर पर्यवेक्षण निदेशक के रूप में भी काम किया। उस परियोजना के बाद वह वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन में वापस चले गए, जहां उन्होंने 2 डीसी शोकेस लघु फिल्मों का निर्देशन किया, द स्पेक्टर, जस्टिस लीग, क्राइसिस ऑन टू अर्थ्स डायरेक्ट टू वीडियो मूवी के साथ, और जोना हेक्स, बैटमैन, अंडर द रेड हुड पर। उन्होंने लॉरेन मोंटगोमरी के साथ एनिमेटेड सीरीज वोल्ट्रॉन लेजेंडरी डिफेंडर पर एक कार्यकारी निर्माता और सहशोरूनर के रूप में भी काम किया। 3 उन्होंने केम्प पॉवर्स और जस्टिन के थॉम्पसन के साथ स्पाइडरमैन एक्रॉस द स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का निर्देशन किया। 4-5 व्यक्तिगत जीवन: डॉस सैंटोस का जन्म पुर्तगाल के लिस्बन में हुआ था और जब वे 4 साल के थे तब वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, हालांकि उन्होंने अपना ग्रीष्मकाल पुर्तगाल में बिताया। 2 वे वर्तमान में अपनी पत्नी और बेटे के साथ वुडलैंड हिल्स, कैलिफोर्निया में रहते हैं। फिल्मोग्राफी: वर्ष पतली परत भूमिका 2007 अजय लॉ पुरुष अतिरिक्त स्टोरीबोर्ड कलाकार। सुपरमैन प्रलय दिवस स्टोरीबोर्ड कलाकार जोआकिम डॉस सांता के रूप में। 2008 जस्टिस लीग द न्यू फ्रंटियर स्टोरीबोर्ड कलाकार। बैटमैन गोथम नाइट स्टोरीबोर्ड कलाकार खंड डेडशॉट। 2010 भूत निर्देशक, निर्माता, स्टोरीबोर्ड कलाकार, चरित्र डिजाइनर। जोना हेक्स निर्देशक, निर्माता, स्टोरीबोर्ड कलाकार,
चरित्र डिजाइनर, हरी तीर निर्देशक, निर्माता, स्टोरी बोर्ड कलाकार, चरित्र डिजाइनर, सुपरमैन शजम, ब्लैक एडम की वापसी निर्देशक, निर्माता, स्टोरी बोर्ड कलाकार, चरित्र डिजाइनर, माइकल क्रिस्टोफर जेलेनिक, जन्म 12 मई 1977, एक अमेरिकी एनिमेटर, स्टोरी बोर्ड कलाकार, पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक है। उन्हें कार्टून नेटवर्क के लिए एरॉन होरवाथ के साथ एनिमेटेड सीरीज टीन टाइटंस को 2013 वर्तमान के सविकास के लिए जाना जाता है। एक साथ ही साथ फीचर फिल्म टीन टाइटंस को टू द मूवीज 2018 का सहलेखन और सहनिर्माण और होरवाथ के साथ द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 का सहनिर्देशन किया है। उन्होंने जेम्स टकर के साथ बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड 2008 से 2011 और एथन स्पाउल्डिंग के साथ 2011 की टीवी श्रृंखला थंडरकैट्स भी विकसित की, जो कार्टून नेटवर्क पर प्रसारित हुई और वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई थी। व्यक्तिगत जीवन, जेलेनिक के 4 भाई बहन हैं और वह क्रोएशियाई मूल के हैं। उनके पिता अल्बर्ट जेड्रेलैक गांव से थे और 1965 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। उनकी शादी सोनी म्यूजिक पब्लिशिंग में फिल्म और टेलीविजन के लिए क्रिएटिव मार्केटिंग की उपाध्यक्ष मैगी मार्टिन जेलेनिक से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। 3 उनकी बेटी जूलियट जेलेनिक ने सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी में लुमाली की आवाज के रूप में कैमियो किया। फिल्मोग्राफी, पतली परत, वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, अन्य नोट्स। 2005 बैटमैन बनाम ड्रैकुला नहीं हाँ, स्क्रिप्ट समन्वयक, कहानी संपादक। 2009 अद्भुत महिला नहीं। सैम रजिस्टर एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता और व्यवसायी है। वह वर्तमान में वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन, कार्टून नेटवर्क स्टूडियो और हैना-बारबेरा स्टूडियो यूरोप के अध्यक्ष है। आजीविका, कार्टून नेटवर्क के पूर्व उपाध्यक्ष, रजिस्टर cartoonnetwork.com के पीछे दिमाग थे, जिसे 1998 में लॉन्च किया गया था। cartoonnetwork.com बनाने के बाद रजिस्टर को 2000 में कार्टून ऑर्बिट का विचार आया। वह 2000 और 2001 के दौरान कार्टून ऑर्बिट के क्रिएटिव डायरेक्टर थे। कार्टून नेटवर्क में जाने से पहले रजिस्टर ने खिलौनों के विज्ञापनों के निर्देशन से शुरुआत की थी। वह हाय हाय पफी अमियुमी और द लूनी ट्यून्स शो के निर्माता थे और टीन टाइटंस और बेन 10 के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। उन्होंने लोकप्रिय ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी पर आधारित ट्रांसफॉर्मर्स एनिमेटेड और बेन 10 एलियन फोर्स के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 4 इसके बाद वह स्कूबी-डू, मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड, टीन टाइटंस गो, माइक टायसन मिस्ट्रीज और यूनिकिटी के कार्यकारी निर्माता बन गए। 5 काल्पनिक चरित्र, डॉ सैमुअल रजिस्टर, टीन टाइटंस कॉमिक्स से का नाम सैम रजिस्टर के नाम पर रखा गया था। 6 28 अगस्त 2020 को रजिस्टर आधिकारिक तौर पर वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन और कार्टून नेटवर्क स्टूडियो दोनों के अध्यक्ष बन गए। 7 हाल ही में वह HBO मैक्स मूल श्रृंखला, लूनी ट्यून्स कार्टून और जेलीस्टोन के कार्यकारी निर्माता रहे हैं। साथ ही एडल्ट स्विम मूल श्रृंखला प्राइमल और यूनिकॉर्न, वॉरियर्स इटर्नल, दोनों जेंडी टाटाकोवस्की द्वारा निर्मित। 8 उन्होंने टीन टाइटंस को टू द मूवीज और 2021 लाइव एक्शन एनिमेटेड टॉम एंड जेरी हाइब्रिड फिल्म जैसी फिल्मों के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 9 फिल्मोग्राफी, पतली परत, वर्ष, पतली परत, भूमिका, नोट्स। 2001 वेब प्रीमियर टून्स, मेरे कुत्ते के सिर के केंद्र तक की यात्रा, कार्यकारी निर्माता वेब प्रीमियर टून्स। वेब प्रीमियर टून्स, ईविल अवार्ड्स, वेब प्रीमियर टून्स, कैप्टन डिस्ट्रैक्शन। 2002 वेंडेल और वुग्गम्स, इन द क्रीप नेक्स्ट डोर, वेंडेल और वुग्गम्स, गेम ओवर में वेंडेल और वुग्गम्स। अर्लिंग लिंग वू कराटे कार्ड, टॉम एंड जेरी। 2007 बेन 10
ओमनीट्रिक्स का रहस्य बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम 2009 अद्भुत महिला ग्रीन लैंटर्न पहली उड़ान सुपरमैन बैटमैन पब्लिक एनिमीज जेरेमिया ओकॉनेल 2 जन्म 17 फरवरी 1974 एक अमेरिकी अभिनेता और टीवी शो होस्ट है। उन्हें टेलीविजन सीरीज स्लाइडर्स में क्विन मैलोरी, माई सीक्रेट आइडेंटिटी में एंड्रयू क्लेमेंट्स, फिल्म स्टैंड बाय मी 1986 में वर्न टेसियो, जॉर्ज अपार्टमेंट 1996 में जो, जेरी मैग्यूयर 1996 में फ्रैंक कुशमैन, स्क्रीम 2 1997 में डेरेक, टॉमकैट्स 2001 में माइकल, कंगारू जैक 2003 में चार्ली कार्बोन और एनबीसी ड्रामा क्रॉसिंग जॉर्डन में डिटेक्टिव वुडी होयट के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने द डिफेंडर्स के 2010 से 2011 सीजन में पीट काजमारेक के रूप में अभिनय किया। वर्तमान में वह एनिमेटेड श्रृंखला स्टार ट्रेक लोअर डेक्स में कमांडर जैक रैनसम की आवाज देते हैं, द टॉक के सहोस्ट है और फॉक्स स्टेशनों पर प्रसारित पिक्टियनरी के एक संस्करण की मेजबानी करते हैं। प्रारंभिक जीवन ओकोनेल का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वे लिंडा के सबसे बड़े बेटे थे, जो न्यू जर्सी में एक विशेष शिक्षा शिक्षक थीं, और माइकल ओकोनेल मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के एक विज्ञापन एजेंसी कला निर्देशक थे। 4 वे आधे आयरिश, 1/4 इतालवी और 1/4 पोलिश वंश के हैं। 5 ओकोनेल के दादा काउंटी कॉर्क, आयरलैंड से थे, जबकि उनकी नानी बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड से थीं। 6 उनके नाना चार्ल्स एस विटकोव्स्की, जर्सी सिटी, न्यू जर्सी के 34वें मेयर थे। 4 ओकोनेल का पालन पोषण मैनहट्टन में उनके छोटे भाई, अभिनेता चार्ली ओकोनेल के साथ हुआ था। एक किशोर के रूप में उन्होंने मैनहट्टन के प्रोफेशनल चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1995 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें जेरी ओकॉनेल, समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान जस्टोर, दिसंबर 2023। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। ओकॉनेल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत कम उम्र में ही कर दी थी। एक बच्चे के रूप में उन्होंने डंकन हाइंस कुकीज के लिए वाणिज्यिक काम किया था। उद्धरण वांछित 11 साल का होने के फौरन बाद उन्हें रॉब रीनर की स्टैंड बाय मी में वर्न टेसियो के चरित्र के रूप में अपनी पहली फीचर फिल्म भूमिका मिली। 1987 में ओकॉनेल फ्रॉस्टेड फ्लेक्स के एक विज्ञापन में दिखाई दिए। उन्होंने 1988 से 1991 तक कनाडाई विज्ञान कथा सिटकॉम माई सीक्रेट आइडेंटिटी में किशोर नायक की भूमिका निभाई, जो अलौकिक लक्षण विकसित करता है। एनवायू से गर्मियों की छुट्टी के दौरान जेरी ने जेसन प्रीस्टले और गैब्रियल ओल्ड्स के साथ फीचर फिल्म कैलेंडर गर्ल में अभिनय किया। वह 1992 में जे मोहर और हिलेरी स्वेंक के साथ अल्पकालिक एबीसी सिटकॉम कैंप वाइल्डर में भी दिखाई। उन्हें इस सीरीज में क्विन मैलोरी की भूमिका की पेशकश की गई थी, जो फॉक्स पर 3 सीजन और सिफी चैनल पर 2 सीजन तक चली। उन्होंने अपने चौथे सीजन के दौरान निर्माता के रूप में काम किया और उन्हें कई एपिसोड लिखने और निर्देशित करने का श्रेय दिया जाता है। ओकॉनेल जून 2013 में ओकॉनेल ने उसके बाद जेरी मैग्यूर, बॉडी शॉट्स, मिशन टू मार्स, टॉमकैट्स, स्क्रीम 2 और कंगारू जैक जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। ओकॉनेल ने 90 के दशक के अंत में लेट नाइट टॉक शो लेटर में अतिथि मेजबान के रूप में भी काम किया। 9 ओकॉनेल ने पटकथा लेखन में भी अपना हाथ आजमाया और 1999 में न्यू रीजेंसी को फर्स्ट डॉटर के लिए अपनी पहली पटकथा बेची। यह फिल्म 2004 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स आधारित डेविस एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज की गई थी। ओकॉनेल ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और फिल्म पर स्टोरी बाय क्रेडिट प्राप्त किया,
जिसमें केटी होम्स और माइकल कीटन ने अभिनय किया था। ओ'कॉनेल ने मई 2007 में इसके रद्द होने तक एनबीसी अपराध नाटक क्रॉसिंग जॉर्डन 2001 में डिटेक्टिव वुडी होयट के रूप में अभिनय किया और अभिनेत्री रेबेका रोमिजन से सगाई की। उन्होंने अगली बेटी एपिसोड डेरेल्ड में उनके साथ अभिनय किया। उन्होंने लास वेगास के कई एपिसोड में होयट का किरदार निभाया। 2004 में उन्होंने गुडनाइट्स बेडवेटिंग उत्पाद के लिए एक नकली वाणिज्यिक स्किट के दौरान कार्सन डेली के साथ लास्ट कॉल पर डायपर पहना था। 10 नेशनल इंक्वायरर ने उन्हें स्किट को फिल्माते हुए पकड़ा और उनके डायपर में उनकी एक तस्वीर छापी। श्री शाह 2005 में ओ'कॉनेल ने जस्टिस लीग अनलिमिटेड एपिसोड क्लैश में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने कैप्टन मार्वल की आवाज दी। उन्होंने डीसी यूनिवर्स एनिमेटेड ओरिजिनल मूवीज की लघु फिल्म सुपरमैन शज़म द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम में जॉर्ज न्यूबर्न के साथ भूमिका को दोहराया, जिन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला के लिए आवाज देने के बाद सुपरमैन की भूमिका को दोहराया। जेरी के छोटे भाई चार्ली कई प्रस्तुतियों में दिखाई दिए हैं, जिनमें उनके भाई ने अभिनय किया है, जैसे स्लाइडर्स और क्रॉसिंग जॉर्डन। 2007 से 2008 में ओ'कॉनेल ने एबीसी के कारपूलर्स में अभिनय किया, जो 2 अक्टूबर 2007 से 4 मार्च 2008 तक चला। 2008 की शुरुआत में ओ'कॉनेल ने यंग हिलेरी क्लिंटन नामक एक वीडियो पैरोडी का सहलेखन किया और उसमें दिखाई दिए, जिसमें हिलेरी क्लिंटन के 2008 के प्राथमिक अभियान का व्यंग्य किया गया था। 2 फरवरी 2008 को ओ'कॉनेल ने VH1 के पेप्सी स्मैश सुपर बाउल बैश की मेजबानी की, जो सुपर बाउल 1 से लायाई से एक रात पहले प्रसारित हुआ, और इसमें संगीत अतिथि मरून 5 और मैरी जे ब्लिज शामिल थे। 15, 16, 28 अप्रैल 2008 को वह एबीसी के सामंथाहू में एक अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए। 2008 के अंत में ओ'कॉनेल ने फॉक्स के डू नॉट डिस्टर्ब में अभिनय किया, जिसमें नीसी नैश सहकलाकार थीं, लेकिन फॉक्स ने केवल 3 एपिसोड के बाद शो रद्द कर दिया। 17, 18 जॉर्ज न्यूबर्न, जन्म 30 दिसंबर 1964, एक अमेरिकी अभिनेता है, जिन्हें एबीसी शो स्कैंडल 2012 से 2018 में चार्ली और फादर ऑफ द ब्राइड 1991 और इसके सीक्वल फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट 2 1995 और फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट 3 इश 2020 में ब्रायन मैकेंजी के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने फ्रेंड्स में डैनी द यती के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और डिजाइनिंग वीमेन में जूलिया के बेटे पायने के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। उन्हें विभिन्न डीसी मीडिया में सुपरमैन की आवाज के रूप में उनकी दीर्घकालिक भूमिका के लिए भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत एनिमेटेड श्रृंखला जस्टिस लीग से हुई। साथ ही फाइनल फैंटेसी श्रृंखला और किंगडम हार्ट्स श्रृंखला में सेफिरोथ की आवाज के लिए भी उन्हें जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन नॉर्थ लिटिल रॉक, अरकांसस में पलेब्रे न्यूबर्न बेटी, एक स्पेनिश शिक्षिका, और डेविड न्यूबर्न, एक रेडियोलॉजिस्ट के बेटे हैं। जॉर्ज के 2 भाई, गॉर्डन और जॉन, और एक बहन, मरी है। ये आजीविका फिल्म और टेलीविजन। उन्होंने लिटिल रॉक में अरकांसस आर्ट्स सेंटर में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। क्लेरेंस एस. डे जूनियर के आत्मकथात्मक उपन्यासों पर आधारित लाइफ विद फादर में छोटे भाई की भूमिका में। इस पहली अभिनय भूमिका ने उन्हें अन्य अभिनय भूमिकाओं और अंतः फिल्म भूमिकाओं के लिए प्रेरित किया। न्यूबर्न की पहली मुख्य भूमिका 1987 की डबल स्विच में थी, जो द प्रिंस एंड द पॉपर की पुनर्कथन थी, जिसे वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी टेलीविजन सीरीज के एक भाग के रूप में प्रसारित किया गया था। 1986 से 1992 तक न्यूबर्न ने डिजाइनिंग वीमेन सीरीज में डिजाइनर जूलिया शुगरबेकर, डिक्सी कार्टर द्वारा अभिनीत के बेटे पेन मैक्लेरोय के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। उसके बाद से उन्होंने प्रोविडेंस, शिकागो होप, फ्रेंड्स, बुल, CSI, मीडियम, घोस्ट व्हिस्परर, टच्ड बाय एन एंजेल,
क्रिमिनल माइंड्स और प्राइवेट प्रैक्टिस जैसी सीरीज में टेलीविजन पर अतिथि भूमिका निभाई। स्कैंडल में एक पूर्व सीआईए ऑपरेटिव के रूप में कई सीजन के लिए उनकी आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने 2009 की डिज्नी चैनल फिल्म डेडनैप्ड में मेलिसा मॉरिस, एमिली ऑस्मेंट के पिता नील मॉरिस की भूमिका निभाई और एचबीओ की मिनी सीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून में अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री स्टू रूसा का किरदार निभाया। उनकी फिल्म क्रेडिट में एलिजाबेथ शू के साथ एडवेंचर्स इन बेबीसिटिंग 1987, डबल स्विच 1987, कैथलीन टर्नर, बर्ट रेनॉल्ड्स और क्रिस्टोफर रीव के साथ स्विचिंग चैनल्स 1988 और फादर ऑफ द ब्राइड 1991 और इसका सीक्वल फादर ऑफ द ब्राइड पार्ट 2 शामिल है। 2009 में वे लॉकर 13 में नजर आए। मार्च 2014 में मपेट्स मोस्ट वांटेड के प्रीमियर में न्यूबर्न आवाज अभिनय। एक आवाज अभिनेता के रूप में न्यूबर्न कार्टून नेटवर्क श्रृंखला जस्टिस लीग, स्टैटिक शॉक और जस्टिस लीग अनलिमिटेड अपने अन्य दायित्वों के कारण टिम डेली की जगह में क्लार्क केंट बटा सुपरमैन के रूप में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय है। उन्होंने द बैटमैन, डीसी शोकेस शॉर्ट सुपरमैन शजम, द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम और सुपरमैन बनाम द एलीट में भी सुपरमैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 26 फरवरी 2016 को डीसी यूनिवर्स ऑनलाइन फेसबुक पेज ने बताया कि न्यूबर्न एडम बाल्डविन से सुपरमैन की भूमिका संभालेंगे। वह गेम इनजस्टिस, गॉड्स अमंग अस और इसके सीक्वल में सुपरमैन की आवाज भी प्रदान करता है। न्यूबर्न ने लाइव एक्शन और एनिमेशन में किसी भी अन्य अभिनेता की तुलना में लंबे समय तक चरित्र को चित्रित किया है। न्यूबर्न ने कार्टून सीरीज द पायरेट्स ऑफ डार्क वाटर में भी अपनी आवाज दी है और उन्होंने कई वीडियो गेम और गेम से संबंधित प्रस्तुतियों में भी आवाज दी है। उन्होंने इसी नाम के चरित्र के रूप में कुख्यात थियोडोर रेक्स में भी आवाज दी है। 2003 में न्यूबर्न ने फाइनल फैंटेसी X2 में मेविन नूज की आवाज दी। उन्होंने फाइनल फैंटेसी सीरीज और किंगडम हार्ट्स सीरीज में सेफिरोथ की आवाज भी दी। नोज के रूप में उनके प्रदर्शन ने कथित तौर पर स्क्वायर एनिक्स के डेवलपर्स को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें किंगडम हार्ट्स 2 के अंग्रेजी संस्करण में सेफिरोथ के रूप में लांस बास की जगह कास्ट किया और वह फाइनल फैंटेसी 7 एडवेंट चिल्ड्रन क्राइसिस कोर, फाइनल फैंटेसी 7 डिसिडिया, फाइनल फैंटेसी डिसिडिया शून्य 1-2 फाइनल फैंटेसी और डिसिडिया फाइनल फैंटेसी एंटी के अंग्रेजी भाषा रिलीज में भी भूमिका निभाएंगे। बाद में वह जेरिको के दूसरे सीजन में मित्र देशों के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दिखाई दिए। न्यूबर्न ने टोयोटा के प्रियस के 2010 मॉडल वर्ष के लिए विज्ञापनों का वर्णन भी किया, जो कार कंपनी के युवा ऑटोमोटिव मॉडलों में से एक था। व्यक्तिगत जीवन। न्यूबर्न की मुलाकात अभिनेत्री मैरिएटा डेप्रिमा से 1980 के दशक के मध्य में हुई। उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से एक साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वह कप्पा अल्फा थीटा की सदस्य थीं। 2 इस जोड़े ने 1990 में शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका। 2017 में ओकोनेल हॉलमार्क फिल्म लवलॉक्स में मुख्य प्रेम रुचि थे, जिसमें उनकी वास्तविक जीवन की पत्नी रेबेका रोमिजन भी सहकलाकार थीं। उन्होंने कार्टर नामक एक कनाडाई पुलिस कॉमेडी ड्रामा सीरीज में भी अभिनय किया। इसे 2017 में नॉर्थ बे ओंटारियो, कनाडा में फिल्माया गया था और 2 सीजन के लिए प्रसारित किया गया था। श्रृंखला के लिए अच्छा स्वागत था, लेकिन यह संभवतः दुनिया भर में महामारी का एक और शिकार था जिसने कई मनोरंजन परियोजनाओं को बाधित और समाप्त कर दिया। जनवरी 2020 में ओकॉनेल राउंडअबाउट के अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में ए सोल्जर प्ले में कैप्टन टेलर के रूप में डेविड एलन ग्रियर और ब्लेयर अंडरवुड की अगुवाई में कलाकारों की टुकड़ी में दिखाई दिए। 2020 में उन्होंने अल्फोंसो रिबेरो के साथ बॉब इवांस किराने की वस्तुओं के विज्ञापनों में अभिनय करना शुरू किया। जुलाई 2021 में
सीबीएस ने घोषणा की कि ओकॉनेल द टॉक में शेरोन ऑसबॉर्न की जगह एक स्थायी सहोस्ट के रूप में शामिल होंगे। 28 उसी महीने, उन्होंने फॉक्स स्टेशनों पर पिक्शनरी के एक नए सिंडिकेटेड संस्करण का टेस्टरन होस्ट किया, जो 2022 की शरद ऋतु में एक पूर्ण सीजन के साथ लॉन्च करने के लिए पर्याप्त सफल रहा। 29 उन्होंने और उनकी पत्नी रोमिजन ने 2022 में सीबीएस पर द रियल लव बोट की मेजबानी की। 30 व्यक्तिगत जीवन। 14 जुलाई 2007 को ओकॉनेल ने अभिनेत्री और पूर्व मॉडल रेबेका रोमिजन से शादी की। 31, 32, 33 उनकी जुड़वां लड़कियां 2008 में पैदा हुई। 34 ओकॉनेल ने अगस्त 2009 में लॉस एंजिल्स में साउथवेस्टर्न लॉ स्कूल में दाखिला लिया। 35 लेकिन पूर्णकालिक अभिनय में लौटने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 36 ओकॉनेल के पास अमेरिकी और ब्रिटिश दोहरी नागरिकता है। ये ओकॉनेल बारस्टूल स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पार्डन माई टेक पर एक नियमित और आम तौर पर आने वाले अतिथि है, जहां वे फैंटेसी फुटबॉल के प्रति अपने जुनून और उनके शो के प्रति अपने प्रशंसक होने के बारे में चर्चा करते हैं। वे शो के लिए फैंटेसी फुटबॉल विशेषज्ञ की आधिकारिक स्थिति बनाए रखते हैं। 37 ओकॉनेल एक समय अभिनेता और हास्य अभिनेता टीजे मिलर के साथ रूममेट थे। 38 फिल्मोग्राफी। पतली परत। फिल्म क्रेडिट की सूची। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1986 मेरे साथ खड़े हो वर्नोन वर्न टेसियो। 1988 पुलिस अकादमी 5 असाइनमेंट मियामी बीच समुद्र तट पर बच्चा अमान्य। 1993 कैलेंडर गर्ल स्कॉट फोरमैन। 1995 नीली नदी लॉरेंस सेलर्स। 1996 जो का अपार्टमेंट जो। 1996 जेरी मगुइरे फ्रैंक कुशमैन। 1997 चीक 2 डेरेक फेल्डमैन। 1998 इंतजार नहीं कर सकता ट्रिप मैकनेली अमान्य। 1999 आज का राक्षस अवसर की प्रतीक्षा करने वाला। 1999 बॉडी शॉट्स माइकल पेनोरिसी। 2000 लेटन। 2000 मंगल मिशन फिल ओलमियर। जैचरी डीन कॉलिसन, जन्म 23 अक्टूबर 1997। एक अमेरिकी अभिनेता और गायक है। उन्हें मुख्य रूप से स्टीवन यूनिवर्स फ्रेंचाइज में शीर्षक चरित्र की आवाज के रूप में जाना जाता है। आजीविका। कैलिसन ने 2009 में डायरी ऑफ ए सिंगल मॉम में एक आवर्ती भूमिका के साथ टेलीविजन पर अभिनय करना शुरू किया। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने कई तरह की एकल टेलीविजन भूमिकाएं कीं। 2013 में उन्हें सोफिया द फर्स्ट में प्रिंस जेम्स की मुख्य आवाज वाली भूमिका और स्टीवन यूनिवर्स की प्रमुख आवाज वाली भूमिका में लिया गया था। उन्हें आई एम इन द बैंड में बिली की भूमिका और किनेक्ट डिज्नीलैंड एडवेंचर्स में अतिरिक्त आवाजों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने मिस्टर पीबॉडी एंड शेरमैन में किंग टूट, 2 द विंड राइज में यंग जीरो, 3 और डायरेक्ट टू वीडियो फिल्मों सुपरमैन शज़म, द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम, 4 और जस्टिस लीग वॉर में बिली बैटसन की आवाज दी। जनवरी 2018 में कैलिसन ने अपना पहला एकल वॉर रिलीज किया। इसके बाद एकल कर्टन कॉल और शी डोंट नो रिलीज किए। अगस्त 2018 में उन्होंने अपना पहला ईपी ए पिक्चर परफेक्ट हॉलीवुड हार्टब्रेक रिलीज किया। ईपी सेलिब्रिटी जीवन और मानसिक बीमारी के बारे में एक कॉन्सेप्ट एल्बम है, जो जुनीता नाम की एक रहस्यमयी महिला के साथ नायक के ब्रेकअप के साथ साथ आत्महत्या और मादक द्रव्यों के सेवन के विचारों के इर्द-गिर्द घूमती है। 6 कैलिसन ने एल्बम के पीछे अपनी प्रेरणा को विस्तार से बताते हुए कहा, यह बहुत सारे युवा अभिनेताओं और कलाकारों पर एक टिप्पणी है जिन्होंने लड़ाई हार दी है। इस साल इंडस्ट्री में बहुत सारे 20 और 21 साल के लोग मर चुके हैं, जिनमें से कुछ को मैं जानता था या उनकी प्रशंसा करता था। मुझे नहीं पता कि हम इस समस्या को कैसे ठीक करते हैं। व्यक्तिगत जीवन। कैलिसन एक गायक भी है और पियानो बजा सकते हैं। वे सी शेफर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी के युवा प्रतिनिधि है। 8
कैलिसन अक्सर अतिथि के रूप में एनीमे और कार्टून सम्मेलनों में भाग लेते हैं, जैसे फ्लोरिडा सुपरकॉन और हॉलिडे मात्सुरी। उन्होंने 11 जून 2015 को कैलिफोर्निया के ओक पार्क में ओक पार्क हाई स्कूल से स्नातक किया। 9 ए फिल्मोग्राफी, लाइव एक्शन, टेलीविजन, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2009। क्या आप पांचवी पास से तेज है? वह स्वयं 2009 से 2010 एक अकेली माँ की डायरी IAN पुनरावर्ती 2010 हन्नाह मोंटाना डगलस एपिसोड हन्नाह को यह मिलेगा 2011 फनी या डाई प्रेजेंट्स लोनी डोनोवन एक एपिसोड आदर्श जोरे यंग डेव एपिसोड परफेक्ट क्राइम मैं बैंड में हूँ राजा बिली एपिसोड लॉर्ड ऑफ द वीजल्स कोई वक्तव्य नहीं बनाया 10 वर्षीय लड़का एक आवाज एपिसोड आई स्टिल साइको अर्नोल्ड वोस्लू जन्म 16 जून 1962 एक दक्षिण अफ्रीकी और अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने अपना करियर एक स्टेज अभिनेता के रूप में शुरू किया और बोएटी गान बॉर्डर टो 1984 जैसी दक्षिण अफ्रीकी फिल्मों में अभिनय किया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने के बाद वे खलनायक की भूमिकाएं निभाने के लिए जाने गए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय द ममी 1999 और द ममी रिटर्न्स 2001 में इम्होटेप की भूमिका थी। वोस्लू को हार्ड टारगेट 1993, एजेंट कोडी बैंक्स 2003, ब्लड डायमंड 2006, सिल्वर्टन सीज 2022 और जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा 2009 और जीआई जो रिटेलिएशन 2013 में जार्टन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 2005 के चौथे सीजन में आतंकवादी हबीब मारवान नसिस 2009 से 10 में अमित हैदर केप टाउन 2016 में रॉबिन वैन रीस और बॉश 2017 में रूडी टेफेरो की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन डच और जर्मन वंश के एक अफ्रीकनेर 2 वोस्लू का जन्म प्रिटोरिया के एक अभिनय परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता स्टेज अभिनेता थे। उनके पिता अल्बर्टन गॉटेंग में एक ड्राइव-इन थिएटर चलाते थे। उनकी एक बहन है। हाई स्कूल और सैन्य सेवा, जिससे उन्हें मेडिकल डिस्चार्ज मिला के बाद 3 उन्होंने टेक्निकॉन प्रिटोरिया में ड्रामा कोर्स किया। आजीविका वोस्लू ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत दक्षिण अफ्रीकी थिएटर से की, जहां उन्होंने डॉन जुआन, हेमलेट और मोर इज एन लैंग डैग, टुमारो इज ए लॉन्ग डे जैसे नाटकों में अपने अभिनय के लिए कई डॉलर पुरस्कार जीते और जल्द ही प्रिटोरिया के स्टेट थिएटर में नियमित हो गए। उन्होंने टॉर्च सॉन्ग ट्रिलॉजी में भी अभिनय किया और टीवी शो मीसी वैन स्वीडवेस गर्ल फ्रॉम साउथ वेस्ट के लिए एक और पुरस्कार जीता। 1984 में वोस्लो फिल्मों की ओर चले गए, जहां उन्होंने बोएटी गान बॉर्डर टो बोटी बॉर्डर पर जाता है बॉर्डर वॉर के बारे में एक कॉमेडी जैसी फिल्मों में डॉलर पुरस्कार विजेता प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें उन्होंने साथी दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता फ्रैंक ओपरमैन के साथ अभिनय किया और 1990 में सर्किल्स इन ए फॉरेस्ट लेखक डेलेन मैथे द्वारा पुस्तक क्रिंग इन एन बोस पर आधारित में अभिनय किया। वोस्लो ने 1986 में बोटी सीक्वल बोएटी ऑफ मैन्यूवर्स बोटी ऑन मैन्यूवर्स में भी अभिनय किया। इसके बाद जर्मन 3 पार्टर मोरेंगा 1985 सैटरडे नाइट एट द पैलेस अमेरिका पहुंचने पर वोस्लो थिएटर में लौट आए, जहां उन्होंने शिकागो के नॉर्थलाइट थिएटर में बॉर्न इन द RSA और न्यूयॉर्क के सर्किल इन द स्क्वायर अपटाउन के सलोमी 1992 के अल्पकालिक उत्पादन में अल पैचिनो के साथ अभिनय किया। उनकी अमेरिकी फिल्म की शुरुआत गोर 1987 से हुई थी। बाद में वे 1990 की फिल्म डार्कमैन के 2 कम सफल सीक्वल डार्कमैन 2 द रिटर्न ऑफ ड्यूरेंट 1994 और डार्कमैन 3 डार्कमैन डाई 1996 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने डार्कमैन के मुख्य किरदार के रूप में लियाम नीसन की जगह ली। वोस्लो को जॉन वू की फिल्म हार्ड टारगेट 1993 में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें जीन क्लाउड वैन डेम ने अभिनय किया था
और 1999 की फिल्म द ममी ब्रेंडन फ्रेजर ने अभिनय किया कि मुख्य भूमिका के साथ साथ इसकी 2001 की अगली कड़ी द ममी रिटर्न्स। दोनों फिल्मों में उन्होंने प्राचीन मिस्र के उच्च पुजारी इम्होटेप की भूमिका निभाई। वोस्लो ने 2003 की फिल्म एजेंट कोडी बैंक्स में मुख्य खलनायक के गुर्गे फ्रांकोइस मोले की भूमिका भी निभाई। 2004 में द रिवेंज ऑफ द ममी द राइड को ऑरलैंडो और हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्कों में खोला गया। वोस्लू और फ्रेजर दोनों ही उद्घाटनों पर नई राइड्स को बढ़ावा देने के लिए मौजूद थे, जिसमें वे दोनों ही मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही द ममी के रूप में वोस्लू की एक आदमकद छवि भी प्रदर्शित की गई है। अपने फिल्मी करियर के साथ साथ उन्होंने कई टीवी सीरीज में अतिथि भूमिकाएं निभाई, जिनमें द रेड शू डायरीज, अमेरिकन गॉथिक 1995, नैश ब्रिजेस 1995, चार्म्ड 2000, एलियास 2004 और एनसीआईएस 2009 शामिल है। वे वेरिटास द क्वेस्ट 2003 में मुख्य पात्रों में से एक थे। 24 2005 के चौथे सीजन में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी, आतंकवादी नेता हबीब मारवान के रूप में। वोस्लू 2009 में चक के 3 एपिसोड में फुलक्रम एजेंट विंसेंट के रूप में दिखाई दिए। 2004 में वोस्लू दक्षिण अफ्रीका लौटे और उन्होंने फॉरगिवेनस फिल्म बनाई, जो एक पूर्व पुलिसकर्मी के बारे में है जो रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता के परिवार की तलाश करता है जिसे उसने मार डाला था। उन्होंने 2006 की फिल्म ब्लड डायमंड में भारे के सैनिक कर्नल कोएजी की भूमिका निभाई, जिसे आंशिक रूप से दक्षिण अफ्रीका में फिल्माया गया था। वोस्लो वीडियो गेम में शामिल रहे हैं। उनकी समानता, साथ ही उनकी आवाज को वीडियो गेम बॉइलिंग पॉइंट रोड टू हेल के मुख्य नायक शॉल मायर्स के लिए चुना गया था, जिसे 2005 की गर्मियों में अटारी द्वारा प्रकाशित किया गया था। वोस्लो ने 2009 की गर्मियों में रिलीज हुई जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा में कोबरा भारे के सैनिक और भेस के मास्टर जार्टन को चित्रित किया। 2013 की रिलीज जीआई जो प्रतिशोध में इस खलनायक की भूमिका को दोहराया। व्यक्तिगत जीवन 1988 में वोस्लू ने एक्ट ऑफ पायरेसी और स्केलेटन कोस्ट की अपनी सहकलाकार नैन्सी मलफोर्ड से शादी करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए। 3 साल बाद उनका तलाक हो गया। 16 अक्टूबर 1998 को उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया की मूल निवासी सिल्विया अही से शादी की, जो मैक्सिकन अमेरिकी मार्केटिंग डायरेक्टर है। वोस्लू और अही इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर IFAW के प्रवक्ता है। उद्धरण की आवश्यकता। चार्ली रोज के साथ एक साक्षात्कार में वोस्लू ने कहा कि वह अमेरिकी अभिनेता बिली जेन के समान दिखते हैं। वोस्लू के अनुसार जब लोग उनसे पूछते थे कि क्या वह टाइटैनिक वाला आदमी है, तो वह मजाक में जवाब देते थे, बेशक, बिल्कुल। 7 फिल्मोग्राफी। गार्नर ने कैलिफोर्निया आर्मी नेशनल गार्ड में भर्ती होकर कैलिफोर्निया में अपने पहले 7 महीने बिताए। कोरियाई युद्ध के दौरान उन्हें कोरिया में तैनात किया गया था और उन्होंने 5वीं रेजिमेंटल कॉम्बैट टीम में राइफलमैन के रूप में 14 महीने बिताए, जो उस समय 24वीं इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा था। वह 2 बार घायल हुए, मोर्टार राउंड से विखंडन से चेहरे और हाथ में, और फॉक्सहोल में गोता लगाने के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों की दोस्ताना गोलीबारी से नितंबों में। गार्नर ने बाद में मजाक में कहा कि मेरे पिछले हिस्से में बहुत जगह थी, वे कैसे चूक सकते थे। गार्नर को कोरिया में उनके शुरुआती घाव के लिए पर्पल हार्ट मिला। उन्होंने दूसरे पर्पल हार्ट के लिए भी योग्यता प्राप्त की, जिसके लिए वे पात्र थे, क्योंकि उन्हें मित्रतापूर्ण गोलीबारी का सामना करना पड़ा था, जिसे दुश्मन सैनिकों या उपकरणों को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के पूर्ण इरादे से छोड़ा गया था। 21, लेकिन वास्तव में उन्हें यह घटना के 32 साल बाद यानी 1983 तक नहीं मिला। 17, 22, 23, 24 यह स्पष्ट रूप से एक त्रुटि का परिणाम था, जिसे नवंबर 1982 में गुड मॉर्निंग अमेरिका में गार्नर के आने तक ठीक नहीं किया गया था, जिसमें प्रस्तुतकर्ता डेविड हार्टमैन ने अपने टेलीविजन शो पर मामले के बारे में जानने के बाद पूछताछ की थी। 20,
उस समारोह में जहां उन्हें अपना दूसरा पर्पल हार्ट मिला, गार्नर ने कहा, 32 वर्षों के बाद इसे मरणोपरांत प्राप्त करने की तुलना में अब प्राप्त करना बेहतर है। 25 अपनी सैन्य सेवा पर विचार करते हुए गार्नर ने याद किया, क्या मेरे पास अच्छी यादें हैं? मुझे लगता है कि अगर आप कुछ दोस्तों के साथ मिलते हैं तो यह अच्छा होता है। लेकिन यह वास्तव में अच्छा नहीं था। यह ठंडा और कठिन था। मैं भाग्यशाली लोगों में से एक था। पुरस्कार: कांस्य ओक पत्ती समूह, कांस्य सितारा, कांस्य सितारा, कांस्य सितारा, कांस्य सितारा, लड़ाकू पैदल सेना बैज, बैंगनी दिल, राष्ट्रीय रक्षा, सेवा पदक कोरियाई युद्ध, सेवा पदक मर्चेंट मरीन, कॉम्बैट मेडल, मर्चेंट मरीन, अटलांटिक युद्ध क्षेत्र पदक मर्चेंट मरीन, द्वितीय विश्व युद्ध विजय पदक कोरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र, सेवा पदक, संयुक्त राज्य अमेरिका सेना, राष्ट्रपति यूनिट प्रशस्ति पत्र कोरिया गणराज्य, राष्ट्रपति यूनिट प्रशस्ति पत्र, आजीविका, शुरुआती अभिनय भूमिकाएं। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। मई 2017। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। 1954 में पॉल ग्रेगरी, एक दोस्त जिनसे गार्नर की मुलाकात हॉलीवुड हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान हुई थी, ने गार्नर को द केन म्यूटिनी कोर्ट मार्शल के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में एक नॉन स्पीकिंग भूमिका लेने के लिए राजी किया, जहां वह रात भर हेनरी फोंडा का अध्ययन करने में सक्षम थे। 2014 में गार्नर की मृत्यु के सप्ताह के दौरान TCM ने 28 जुलाई को उनकी 1 दर्जन फिल्मों का मैराथन प्रसारण किया, 26, 27, 28, 29, जिसे रॉबर्ट ओसबोर्न ने पेश किया, जिन्होंने कहा कि फोंडा का सौम्य, ईमानदार व्यक्तित्व गार्नर पर छा गया, जो गार्नर के लिए बहुत फायदेमंद था। इसके बाद गार्नर टेलीविजन विज्ञापनों, 30 और अंतः टेलीविजन भूमिकाओं में चले गए। 1955 में गार्नर को पश्चिमी श्रृंखला चेन में मुख्य भूमिका के लिए माना गया था, जो क्लिंट वॉकर को मिली क्योंकि कास्टिंग निर्देशक समय पर गार्नर तक नहीं पहुंच सके। गार्नर की आत्मकथा के अनुसार, गार्नर ने 1955 के चेन पायलट में माउंटेन फोर्ट्रेस नामक एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाई। उनकी पहली फिल्म 1956 में द गर्ल ही लेफ्ट बिहाइंड और टुवर्ड द अननोन में दिखाई दी। 1956 में भी गार्नर राल्फ बेलामी और ग्लोरिया टैलबोट के साथ डिक पॉवेल के जेन ग्रे थिएटर के आधे घंटे के टेलीविजन एपिसोड स्टार ओवर टेक्सास में दिखाई दिए, जिसमें बेलामी और गार्नर के बीच टैलबोट को लेकर प्रतिद्वंद्विता होती है, जब तक कि उन पर मूल अमेरिकियों के एक समूह द्वारा हमला नहीं किया जाता। 1957 में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पर टीवी एंथोलॉजी श्रृंखला के एपिसोड मैन फ्रॉम 1997 इंच में एक सहायक भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने मॉरीन के भाई रेड की भूमिका निभाई। शो में जैक सेरनास ने जॉनी व्लाकोस, ग्लोरिया टैलबोट ने मॉरीन और चार्ली रग्गल्स ने बुजुर्ग मिस्टर बॉयने की भूमिका निभाई, जो 1997 के समय यात्रा करने वाले लाइब्रेरियन थे। और इसमें 1997 का एक पंचांग शामिल था, जिसे बॉयने ने गलती से अतीत में छोड़ दिया था और जॉनी को एक किताब की दुकान में मिला था। 31 श्रृंखला के निर्माता रॉय हगिंस ने अपने आर्काइव ऑफ अमेरिकन टेलीविजन साक्षात्कार में उल्लेख किया कि उन्होंने बाद में गार्नर को मैन फ्रॉम 1997 इंच में उनके हास्यपूर्ण चेहरे के भावों के कारण मेवरिक में मुख्य भूमिका के लिए कास्ट। गार्नर ने अपना अंतिम नाम बमगर्नर से बदलकर गार्नर रख लिया, क्योंकि स्टूडियो ने बिना अनुमति के उन्हें जेम्स गार्नर के रूप में श्रेय दिया था। फिर उन्होंने अपने पहले बच्चे के जन्म पर कानूनी तौर पर इसे बदल दिया, जब उन्होंने पाया कि उसके पास बहुत सारे नाम हैं। शिपा जेम्स स्कॉट गार्नर ने बमगर्नर 7 अप्रैल 1928, 19 जुलाई 2014 एक अमेरिकी अभिनेता थे। उन्होंने 50 से अधिक नाटकीय फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जिनमें स्टीव मैकवीन के साथ द ग्रेट एस्केप 1963,
जूली एंड्रयूज के साथ पैडी चेफ्स्की की द अमेरिकनाइजेशन ऑफ एमिली 1964, नेटली वुड के साथ कैश मैकॉल 1960, ली रेमिक के साथ द व्हीलर डीलर्स 1963, स्टुअर्ट व्हिटमैन के साथ डार्बीज रेंजर्स 1958, ईवा मैरी सेंट के साथ रोआल्ड डाहल की 36 ओवर्स 1965, ग्रांड प्रिक्स 1966 में फॉर्मूला 1 रेसिंग स्टार के रूप में ब्रूस ली के साथ रेमंड चांडलर की मार्लो 1969, जूली एंड्रयूज के साथ ब्लेक एडवर्ड्स की विक्टर विक्टोरिया 1982 और सैली फील्ड के साथ मर्फीज रोमांस 1985, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। उन्होंने कई टेलीविजन सीरीज में भी अभिनय किया, जिसमें एबीसी 1950 के दशक की वेस्टर्न सीरीज मावरिक में ब्रेट मावरिक और एनबीसी 1970 के दशक के निजी जासूसी शो द रॉकफोर्ड फाइल्स में जिम रॉकफोर्ड जैसी लोकप्रिय भूमिकाएं शामिल है। ये गार्नर का करियर और लोकप्रियता 21वीं सदी में भी जारी रही, जिसमें उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड के साथ स्पेस काउबॉयज 2000, माइकल जे फॉक्स और क्री समर के साथ एनिमेटेड फिल्म अटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर 2001, आवाज का काम, जेना रोलैंड्स और रयान गोसलिंग के साथ द नोटबुक 2004 और टीवी सिटकॉम 8 सिंपल रूल्स 2003 से 2005 में जिम एगन की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। गार्नर का जन्म जेम्स स्कॉट बमगर्नर के रूप में 7 अप्रैल 1928 को डेनवर, ओक्लाहोमा, अब लेक थंडरबर्ड के अंतर्गत में हुआ था। 2. उनके माता-पिता वेल्डन वॉरेन बमगर्नर 1901 से 1986, 3. एक विधुर और मिल्ड्रेड स्कॉट नी मीक 1907 से 1933 थे, जिनकी उनके जन्म के 5 साल बाद मृत्यु हो गई थी। उनके पिता आंशिक रूप से जर्मन वंश के थे। उनकी मां आधी चेरोकी थीं। 4, 5, 6, 7 उनके बड़े भाई जैक गार्नर, जो एक अभिनेता भी थे, और चार्ल्स वॉरेन बमगर्नर 1924 से 1984 एक स्कूल प्रशासक थे। 8, 9 उनका परिवार मेथोडिस्ट था। 10 परिवार ने नॉर्मन के पूर्वी हिस्से में डेनवर कॉर्नर में एक जनरल स्टोर चलाया। 8 गार्नर ने विल्सन एलिमेंट्री स्कूल, नॉर्मन जूनियर हाई और नॉर्मन हाई स्कूल, नॉर्मन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। श्री गार्नर 1934 में अपने परिवार से फिर से जुड़ गए जब उनके पिता ने दोबारा शादी की। 12 कई बार में से पहला। 13 उनका अपनी सौतेली मां विल्मा के साथ एक अस्थिर रिश्ता था, जो तीनों लड़कों को पीटती थी। उन्होंने कहा कि उनकी सौतेली मां ने उन्हें सार्वजनिक रूप से एक पोशाक पहनने के लिए मजबूर करके भी दंडित किया। जब वह 14 साल का था तो उसने उससे लड़ाई की, उसे नीचे गिरा दिया और उसका गला घोंट दिया ताकि वह उसके खिलाफ शारीरिक रूप से प्रतिशोध न ले। उसने परिवार छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटी। 14, 15 उसके भाई जैक ने बाद में टिप्पणी की, वह एक बहुत ही घटिया महिला थी। मैं इससे बहुत दूर रहने में कामयाब रहा। मैं यह सब कर रहा था, लेकिन मैं कभी पकड़ा नहीं गया। मैं एक बुरा लड़का था, लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने मुझे कभी ऐसा करते नहीं पकड़ा। जेम्स गार्नर 16 गार्नर की आखिरी सौतेली मां ग्रेस थीं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वह उनसे प्यार करते थे और उन्हें मां ग्रेस कहते थे, और उन्हें लगता था कि वह उनके लिए किसी और की तुलना में अधिक मां थीं। शिसा विल्मा से गार्नर के पिता की शादी टूटने के कुछ समय बाद उनके पिता लॉस एंजिल्स चले गए। गार्नर और उनके भाइयों को नॉर्मन में छोड़ दिया। कई ऐसी नौकरियों में काम करने के बाद जो उन्हें पसंद नहीं थीं, गार्नर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के करीब 16 साल की उम्र में यूएस मर्चेंट मरीन में शामिल हो गए। उन्हें काम और उनके साथी पसंद थे, लेकिन उन्हें पुरानी समुद्री बीमारी थी। 12 और यह बीमारी केवल 1 साल तक चली। 1945 में गार्नर अपने पिता के साथ लॉस एंजिल्स चले गए। हॉलीवुड हाई स्कूल में पढ़ते हुए अपने पिता की कालीन बिछाने में मदद की। अगले 5 साल कैलिफोर्निया और ओक्लाहोमा के बीच आते जाते रहे, जिसके दौरान गार्नर ने चिकन हैचरी और तेल क्षेत्रों में काम किया, एक ट्रक ड्राइवर और किराने के क्लर्क के रूप में,
और यहाँ तक कि जांटजेन के लिए एक स्विम ट्रंक मॉडल के रूप में भी काम किया। 16. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गार्नर लॉस एंजिल्स में अपने पिता के साथ शामिल हो गए और हॉलीवुड हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्हें सबसे लोकप्रिय छात्र चुना गया। एक हाई स्कूल जिम शिक्षक ने उन्हें जांटजेन बाथिंग सूट मॉडलिंग की नौकरी के लिए सिफारिश की। 17. इसने अच्छा भुगतान किया, $25 प्रति घंटा, लेकिन आर्काइव्स ऑफ अमेरिकन टेलीविजन के लिए अपने पहले साक्षात्कार में 18 उन्होंने कहा कि उन्हें मॉडलिंग से नफरत है। उन्होंने जल्द ही नौकरी छोड़ दी और नॉर्मन लौट आए। वहां उन्होंने नॉर्मन हाई स्कूल में फुटबॉल और बास्केटबॉल खेला और ट्रैक और गोल्फ टीमों में प्रतिस्पर्धा की। 19 हालांकि उन्होंने अपने वरिष्ठ वर्ष में पढ़ाई छोड़ दी। 1976 में गुड हाउसकीपिंग पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया, मैं एक बहुत ही खराब छात्र था और मैंने वास्तव में कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया, लेकिन मैंने सेना में अपना डिप्लोमा प्राप्त किया। 7. अक्टूबर 1964 तक गार्नर ने अपनी स्वतंत्र फिल्म निर्माण कंपनी चेरोकी प्रोडक्शंस का गठन किया था। 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, इसके बाद उन्होंने चेरोकी सहनिर्माण 45, नॉर्मन ज्यूसन की रोमांटिक कॉमेडी द आर्ट ऑफ लव 1965 में डिक वैन डाइक और एल्के सोमर के साथ अभिनय किया। इसके बाद वेस्टर्न ड्यूएल एट डायब्लो 1966, सिडनी पोइटियर के साथ और ओवर ऑफ द गन 1967 में गार्नर ने वायट ईयर्प और जेसन रॉबर्ट्स जूनियर ने डॉक हॉलिडे के रूप में काम किया, साथ ही मेलिना मर्कुरी और टोनी फ्रांकोसा के साथ कॉमेडी ए मैन कुड गेट किल्ड 1966 भी आई। जॉन फ्रेंकेनहाइमर द्वारा निर्देशित और गार्नर के चेरोकी प्रोडक्शंस के माध्यम से सहनिर्मित ईवा मैरी सेंट और यवेस मोंटेन के साथ ग्रैंड प्रिक्स 1966 ने गार्नर को कार रेसिंग के प्रति आकर्षण के साथ छोड़ दिया, जिसे उन्होंने आने वाले वर्षों के दौरान वास्तव में रेसिंग करके अक्सर खोजा। 32, एमजीएम द्वारा महंगी सिनेमा महाकाव्य ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और उनकी पिछली 6 फिल्मों के खराब प्रदर्शन के साथ उन्हें फिल्म के बेहतर प्रदर्शन न करने के लिए दोषी ठहराया गया, जिसने गार्नर के नाटकीय फिल्म कैरियर को नुकसान पहुंचाया। 38, 1969 में एमजीएम में कुछ लोगों के विरोध और अपने मामले की पैरवी करने के बावजूद गार्नर ने मार्लो में रेमंड चैंडलर के फिलिप मार्लो की भूमिका निभाई। 38, 46, एक नवनोयर जिसमें मार्शल कलाकार और अभिनेता ब्रूस ली के साथ शुरुआती विस्तारित कुंग फू दृश्य शामिल थे। 47, उसी वर्ष गार्नर ने वाल्टर ब्रेनन और जैक एलाम के साथ कॉमेडी वेस्टर्न सपोर्ट योर लोकल शेरिफ के साथ एक हिट हासिल की। 1970 के दशक, निकोल्स 1971 से 1972, निकोल्स में मार्गोट किडर के साथ। 1971 में गार्नर एक ऑफबीट सीरीज निकोल्स में टेलीविजन पर लौटे, जिसमें उनके चरित्र को मार दिया गया और श्रृंखला के अंत में एक कम रंगीन जुड़वां भाई द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। असामान्य अंत के लिए एक स्पष्टीकरण में चरित्र के कुछ हद तक सामान्य जुड़वां भाई के रूप में पुनर्रचना ने उम्मीद है कि कुछ कलाकारों के बदलावों के साथ एक अधिक लोकप्रिय श्रृंखला बनाई होगी। 48, हालांकि गार्नर के 1999 के वीडियोटेप आर्काइव ऑफ अमेरिकन टेलीविजन साक्षात्कार के अनुसार गार्नर ने अपने चरित्र को मार दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही शो रद्द कर दिया था और अपने जुड़वां को खेला क्योंकि उन्हें एपिसोड खत्म करना था। 49, विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र। इसके अलावा 1969 में उन्होंने सपोर्ट योर लोकल गनफाइटर, वेस्टर्न स्पूफ सपोर्ट योर लोकल शेरिफ के समान में अभिनय किया, जबकि फ्रंटियर कॉमेडी स्किन गेम में गार्नर और लुइस गॉसेट जूनियर ने प्री सिविल वॉर युग के दौरान एक गुलाम मालिक और उसके गुलाम होने का नाटक करने वाले ठगों की भूमिका निभाई। 50, अगले वर्ष गार्नर ने कैथरीन रॉस के साथ दे ओनली किल देयर मास्टर्स में एक हत्या की जांच करने वाले एक छोटे शहर के शेरिफ की भूमिका निभाई। वे 2 डिज्नी फिल्मों में भी दिखाई दिए, जिसमें वेरा माइल्स ने उनकी प्रमुख महिला की भूमिका निभाई। वन लिटिल इंडियन 1973,
जिसमें शुरुआती छोटी भूमिका में जोडी फोस्टर थीं, और द कास्टअवे काउबॉय 1974 रॉबर्ट कल्प के साथ, द रॉकफोर्ड फाइल्स 1974 से 1980। 1974 के एपिसोड टॉल वुमन इन रेड वैगन में गार्नर ने सियान बारबरा एलन के साथ काउंटी कोरोनर की भूमिका निभाई थी और डेविड मोरिक ने इसे निभाया था। जेम्स व्हिटमोर जूनियर के साथ द रॉकफोर्ड फाइल्स 1977। 1970 के दशक में रॉय हगिन्स के मन में मेवरिक का रीमेक बनाने का विचार था, लेकिन इस बार एक आधुनिक समय के निजी जासूस के रूप में। हगिन्स ने सहनिर्माता स्टीफन जे. कैनेल के साथ मिलकर मेवरिक की सफलता को फिर से जगाने के लिए काम किया। आखिरकार द रॉकफोर्ड फाइल्स में मूल श्रृंखला के कई कथानकों को पुनः उपयोग किया। हगिन्स और कैनेल के आर्काइव ऑफ अमेरिकन टेलीविजन साक्षात्कारों के अनुसार 1974 के सीजन से शुरू होकर गार्नर 6 सीजन के लिए निजी अन्वेषक जिम रॉकफोर्ड के रूप में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें 1977 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एमी पुरस्कार मिला। 51। 2016 में टीवी द बुक नामक पुस्तक में फिल्म और टेलीविजन समीक्षक मैट जोलर सेज ने कहा कि श्रृंखला ने गार्नर को वह भूमिका दी जिसके 1978 और 1985 के बीच गार्नर ने मैरियट हार्टले के साथ सहअभिनय किया, जिन्होंने द रॉकफोर्ड फाइल्स में एमी नामांकित उपस्थिति दर्ज कराई थी। इंस्टेंट फिल्म और कैमरों के निर्माता पोलरॉयड के लिए 250 टीवी विज्ञापनों में 53, 54, 55 उन्होंने एक मजाकिया, झगड़ालू जोड़े को इतनी स्पष्टता से चित्रित किया कि कुछ दर्शकों का मानना था कि दोनों विवाहित हैं। 56, 6 सीजन के बाद द रॉकफोर्ड फाइल्स को 1980 में रद्द कर दिया गया था। गार्नर पर शारीरिक टोल के परिणामस्वरूप उनके डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कुछ समय निकालने का आदेश दिया। 57 श्रृंखला के लगभग हर दृश्य में दिखाई देना, अपने कई स्टंट खुद करना जिसमें उनकी पीठ में चोट लगना भी शामिल। 57 नेशनल गार्ड के दिनों में लगी घुटने की चोट लगातार कूदने और लुढ़कने के कारण और भी खराब हो गई और 1979 में उन्हें रक्तस्रावी अल्सर के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 57 जब गार्नर के चिकित्सक ने उन्हें आराम करने का आदेश दिया तो स्टूडियो ने तुरंत द रॉकफोर्ड फाइल्स को रद्द कर दिया। स्टुअर्ट मार्गोलिन, जिन्होंने द रॉकफोर्ड फाइल्स में एंजेल मार्टिन की भूमिका निभाई थी, ने कहा कि द रॉकफोर्ड फाइल्स के बाद के वर्षों में गार्नर की स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वह अक्सर लंबी शिफ्टों में काम करते थे, जो एक प्रमुख अभिनेता के लिए असामान्य था। अन्य अभिनेताओं के साथ ऑफ कैमरा लाइनें करने के लिए रुकते थे, घुटने की समस्याओं के बावजूद अपने स्टंट खुद करते थे। 57 जब गार्नर ने बाद में द रॉकफोर्ड फाइल्स टेलीविजन फिल्में बनाई तो उन्होंने कहा कि 22 लोग, श्रृंखला के सहकलाकार बीरी के अपवाद के साथ, जिनकी 1994 के अंत में मृत्यु हो गई, भाग लेने के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आए। मार्लन ब्रैंडो के साथ सयोनारा 1957 सहित कई फीचर फिल्म भूमिकाओं के बाद गार्नर को 1957 से 1960 तक वेस्टर्न सीरीज मेवरिक में पेशेवर जुआरी ब्रेट मेवरिक की भूमिका निभाते हुए बड़ा ब्रेक मिला। 32 1959 में ब्रेट मेवरिक के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। केवल गार्नर और श्रृंखला निर्माता रॉय हगिन्स ने सोचा था कि मावरिक द एड सुलिवन शो और द स्टीव एलन शो के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लेकिन 2 साल तक इसने समय स्लॉट में दोनों को पीछे छोड़ दिया। शो ने लगभग तुरंत ही गार्नर को एक घरेलू नाम बना दिया। गार्नर पहले 7 एपिसोड में मेवरिक के अकेले स्टार थे, लेकिन प्रोडक्शन की मांग के कारण स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स को एक मेवरिक भाई बार्ट मेवरिक को बनाना पड़ा, जिसका किरदार जैक केली ने निभाया। इससे 2 प्रोडक्शन यूनिट्स को अलग-अलग स्टोरी लाइन और एपिसोड को एक साथ फिल्माने की अनुमति मिल गई, जो इसलिए जरूरी था क्योंकि हर एपिसोड को पूरा होने में एक अतिरिक्त दिन लगता था, जिसका मतलब था कि आखिरकार स्टूडियो के पास सीजन के बीच में ही प्रसारण के लिए तैयार एपिसोड खत्म हो जाएंगे, जब तक कि कोई दूसरा एक्टर न जोड़ा जाए। आलोचक गार्नर और केली के बीच की केमिस्ट्री के बारे में सकारात्मक थे और इस सीरीज में
कभी कभी दोनों मेवरिक भाइयों द्वारा अभिनीत लोकप्रिय क्रॉसओवर एपिसोड दिखाए गए। साथ ही गार्नर एपिसोड में केली द्वारा कई संक्षिप्त उपस्थितियां भी दिखाई गईं। इसमें प्रसिद्ध शेडी डील एट सनी एकर्स शामिल है, जिस पर 1973 की फिल्म द स्टिंग का पहला भाग आधारित प्रतीत होता है। रॉय हगिंस के आर्काइव ऑफ अमेरिकन टेलीविजन साक्षात्कार के अनुसार गार्नर और अतिथि कलाकार क्लिंट ईस्टवुड ने ड्यूल एट सनडाउन नामक एक एपिसोड में एक मुक्केबाजी का मंचन किया, जिसमें ईस्टवुड ने एक क्रूर और कायर बंदूकधारी की भूमिका निभाई। हालांकि गार्नर ने वार्नर ब्रदर्स के साथ विवाद के कारण तीसरे सीजन के बाद श्रृंखला छोड़ दी। 12 उन्होंने चौथे सीजन में एक मेवरिक उपस्थिति दर्ज की, जिसका शीर्षक द मेवरिक लाइन था, जिसमें गार्नर और जैक केली दोनों ने अभिनय किया था, जिसे तीसरे सीजन में फिल्माया गया था। लेकिन अगर गार्नर वार्नर ब्रदर्स के खिलाफ अपना मुकदमा हार जाते तो इसे सीजन के पहले एपिसोड के रूप में चलाने के लिए रोक दिया गया था। गार्नर ने अदालत में जीत हासिल की, श्रृंखला छोड़ दी और एपिसोड को सीजन के मध्य में चलाया गया। स्टूडियो ने गार्नर के चरित्र को एक मेवरिक चचेरे भाई के साथ बदलने का प्रयास किया, जो ब्रिटेन में काफी समय तक रहकर अंग्रेजी उच्चारण सीख गया था, जिसमें रोजर मूर ने ब्यू मेवरिक की भूमिका निभाई थी। लेकिन मूर ने केवल 14 एपिसोड फिल्माने के बाद श्रृंखला छोड़ दी। वार्नर ब्रदर्स ने ब्रेंट मेवरिक नामक तीसरे मेवरिक भाई की भूमिका के लिए गार्नर के हमशक्ल रॉबर्ट कोलबर्ट को भी काम पर रखा था। कोलबर्ट सीजन के अंत में केवल 2 एपिसोड में दिखाई दिए। इसने श्रृंखला के बाकी हिस्सों को केली के लिए छोड़ दिया। 5वें सीजन के दौरान गार्नर के साथ एपिसोड के पुनर्प्रसारण के साथ 1961 से 1962 सीजन में प्रसारित इन नए निर्मित केली एपिसोड के लिए गार्नर को अभी भी शुरुआती सीरीज क्रेडिट के दौरान बिलिंग प्राप्त हुई, हालांकि वे उनमें दिखाई नहीं दिए। और 2 साल पहले गार्नर ने डार्बीज रेंजर्स 1958 में मुख्य भूमिका निभाई। मूल रूप से सहायक भूमिका के लिए चुने गए, लेकिन चार्लटन हेस्टन द्वारा भूमिका ठुकरा दिए जाने पर उन्हें मुख्य भूमिका दी गई। उन्होंने विलियम ऑरलैंडो डार्बी के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गार्नर की उम्र के लगभग थे। मावरिक और डार्बीज रेंजर्स में गार्नर की सफलता के बाद वार्नर ब्रदर्स ने गार्नर को अपने मावरिक शूटिंग शेड्यूल में ब्रेक के दौरान फिल्माए जाने के लिए 2 और प्रमुख नाटकीय फिल्में दी। एडमंड ओब्रायन के साथ अ पेरिस्कोप 1959 और नैटली वुड के साथ रोमांटिक ड्रामा कैश मैकॉल 1960। 34 1960 के दशक द चिल्ड्रेन्स आवर में ऑड्रे हेपबर्न और शर्ली मैक्लेन के साथ 1960 में वार्नर ब्रदर्स से अपने कटु प्रस्थान के बाद गार्नर ने खुद को कुछ समय के लिए वार्नर द्वारा ग्रे लिस्टेड पाया, जब तक कि निर्देशक विलियम वाइलर ने उन्हें ऑड्रे हेपबर्न और शर्ली मैक्लेन के साथ द चिल्ड्रन आवर 1961 में मुख्य भूमिका के लिए नहीं रख लिया। यह एक नाटक 2 शिक्षकों के बारे में था जो एक छात्र द्वारा शुरू किए गए घोटाले से बच गए थे। उसके बाद ग्रे लिस्ट टूट गई और गार्नर अचानक सिनेमा में सबसे व्यस्त अग्रणी पुरुषों में से एक बन गए। किम नोवाक और टोनी रैंडल के साथ बॉयज नाइट आउट 1962 और डोरिस डे के साथ द थ्रिल ऑफ इट ऑल 1963 में उन्होंने कॉमेडी में वापसी की। गार्नर ने डे के साथ मूव ओवर डार्लिंग में भी अभिनय किया, जो 1940 की माई फेवरेट वाइफ की 1963 की रीमेक थी। इसके बाद युद्ध ड्रामा फिल्में आईं द ग्रेट एस्केप 1963, जिसमें स्टीव मैक्वीन थे, पैडी चायफस्की की द अमेरिकनाइजेशन ऑफ एमिली 1964, जिसमें जूली एंड्रयूज थी, और रोनाल्ड डाहल की 36 ओवर्स 1965, जिसमें ईवा मैरी सेंट थीं। तीनों ही फिल्में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है और बाद की दोनों फिल्मों में डी डे शामिल है। जबरदस्त हिट द ग्रेट एस्केप में गार्नर ने दशक में एकमात्र बार सेकेंड लीड की भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने रिचर्ड एटनबरो, डोनाल्ड प्लीजेंस, डेविड मैककॉलम, जेम्स कोबर्न और चार्ल्स ब्रॉनसन जैसे ब्रिटिश और अमेरिकी स्क्रीन दिग्गजों के बीच साथ ही पूर्व टीवी सीरीज काउबॉय मैक्वीन का समर्थन किया था। द अमेरिकनाइजेशन ऑफ एमिली एक साक्षर युद्धविरोधी डी-डे कॉमेडी है, जिसमें पैडी चेफ्स्की द्वारा लिखित एक पटकथा है और यह गार्नर के सभी कार्यों में से पसंदीदा बनी हुई है। 35, 36
1963 में प्रदर्शकों ने उन्हें अमेरिका में 16वां सबसे लोकप्रिय सितारा चुना, 37, और उम्मीद थी कि वह क्लार्क गेबल के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। 38, उन्होंने मिस्टर वुडविंग 1966 भी बनाई, जिसमें सेंट्रल पार्क में एक बेंच पर बैठे एक व्यक्ति को अचानक भूलने की बीमारी से पीड़ित दिखाया गया था। जुलाई 1983 में गार्नर ने द रॉकफोर्ड फाइल्स से चल रहे विवाद के सिलसिले में यूनिवर्सल स्टूडियो के खिलाफ 16.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा दायर किया। मुकदमे में यूनिवर्सल पर अनुबंध का उल्लंघन, सद्भावना और निष्पक्षता से सौदा करने में विफलता और धोखाधड़ी और छल का आरोप लगाया गया। गार्नर ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सल रचनात्मक रूप से हिसाब किताब कर रहा था, दो शब्द जो अब हॉलीवुड की शब्दावली का हिस्सा है। 58, मुकदमे का अंततः 1989 में अदालत के बाहर निपटारा कर दिया गया। समझौते के हिस्से के रूप में गार्नर निपटान की राशि का खुलासा नहीं कर सके। 15、59。 यह उद्योग हमेशा की तरह ही है। यह लालची लोगों का समूह है, उन्होंने 1990 में कहा। 60, गार्नर ने 1998 में फिर से यूनिवर्सल पर सिंडिकेशन रॉयल्टी के लिए $2.2 मिलियन का मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में उन्होंने स्टूडियो पर उन्हें धोखा देने और सिंडिकेशन के बारे में जानकारी दबाने का आरोप लगाया। उन्हें सिंडिकेशन में चलने वाले प्रत्येक एपिसोड के लिए $25,000 मिलने थे, लेकिन यूनिवर्सल ने उनसे वितरण शुल्क वसूला। उन्हें यह भी लगा कि स्टूडियो ने एपिसोड के दोबारा प्रसारण के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले को शो जारी नहीं किया। 59 The New Maverick 1978। गार्नर और जैक केली 1978 में बनी टेलीविजन फिल्म द न्यू मैवरिक में ब्रेट और बार्ट मैवरिक के रूप में फिर से नजर आए, जिसे जुआनिटा बार्टलेट ने लिखा और हाय एवरबैक ने निर्देशित किया, और जिसमें पोकर एलिस के रूप में सुजैन सुलिवन ने भी अभिनय किया। जैसा कि मूल श्रृंखला के एपिसोड में अक्सर होता था, ब्रेट का भाई बार्ट अंत में केवल कुछ समय के लिए दिखाई देता है। द न्यू मैवरिक ने असफल टेलीविजन सीरीज यंग मैवरिक के लिए पायलट के रूप में काम किया, जिसमें ब्रेट और बार्ट के छोटे चचेरे भाई बेन मैवरिक के कारनामों को दिखाया गया, जिसे द न्यू मैवरिक और यंग मैवरिक दोनों में चार्ल्स फ्रैंक ने निभाया था। सीरीज में ही, जिसमें गार्नर को पहले शो की शुरुआत में केवल कुछ क्षणों के लिए दिखाया गया था, इतनी जल्दी रद्द कर दिया गया कि फिल्माए गए कुछ एपिसोड संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी प्रसारित नहीं किए गए। शीर्षक के बावजूद, फ्रैंक मूल श्रृंखला के लॉन्च के समय गार्नर से 3 साल बड़े थे। 1980 के दशक, गार्नर 1987 में, ब्रेट मैवरिक 1981 से 1982। 2 सीजन पहले यंग मैवरिक के अचानक गायब होने के बाद, गार्नर के बिना मैवरिक सीरीज बनाने का प्रयास करते हुए, वह 1981 में पुनरुद्धार श्रृंखला ब्रेट मैवरिक में अपनी पिछली टीवी भूमिका में लौट आए, लेकिन एनबीसी ने अप्रत्याशित रूप से उचित रूप से अच्छी रेटिंग के बावजूद केवल 1 सीजन के बाद शो को रद्द कर दिया। आलोचकों ने नोट किया कि स्क्रिप्ट पहले सीरीज में गार्नर अभिनीत एपिसोड के बराबर नहीं थी। जैक केली, बार्ट मैवरिक को एक नियमित सीरीज बनने के लिए स्लेट किया गया था यदि शो को दूसरे सीजन के लिए चुना जाता। केली को आगामी दूसरे सीजन के लिए बार्ट मैवरिक की विशेषता वाली तैयार स्क्रिप्ट का ढेर दिया गया था, और वह एक आश्चर्यजनक अतिथि भूमिका में अंतिम एपिसोड के अंतिम दृश्य में दिखाई दिए। टीवी फिल्में 1980 के दशक के दौरान, गार्नर ने कई टेलीविजन फिल्मों में नाटकीय भूमिकाएं निभाईं, जिनमें मैरी टायलर मूर के साथ हार्ट साउंड्स शामिल है, जिसमें एक डॉक्टर, गार्नर द्वारा अभिनीत, की सच्ची कहानी है, जो एक ऑपरेशन के दौरान बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन से वंचित रहता है और मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। जेम्स वुड्स और पाइपर लॉरी के साथ प्रॉमिस, जो मानसिक रूप से बीमार वयस्क भाईबहन से निपटने के बारे में है, और जेम्स वुड्स के साथ माई नेम इज बिल डब्ल्यू, जिसमें गार्नर ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संस्थापक की भूमिका निभाई है। 1984 में, उन्होंने एचबीओ पिक्चर्स के लिए जोसेफ वेम्बाग की द ग्लिटर डोम में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे रॉकफोर्ड फाइल्स के उनके सह
कलाकार स्टुअर्ट मार्गोलिन ने निर्देशित किया था। फिल्म 61 1984 में उन्होंने टैंक फिल्म में भी अभिनय किया, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले अमेरिकी सेना के कमांड सार्जेंट मेजर जैक कैरी के बारे में थी, जो अपने एक डिप्टी के साथ बेस के बाहर हुई घटना के बाद एक भ्रष्ट स्थानीय शेरिफ से भिड़ जाता है और न्याय के लिए एक निजी स्वामित्व वाले शेरमैन टैंक का इस्तेमाल करता है। मर्फीज रोमांस 1985 गार्नर का एकमात्र ऑस्कर नामांकन सैली फील्ड के साथ फिल्म मर्फीज रोमांस 1985 के लिए एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए था। फील्ड और निर्देशक मार्टिन रिट को गार्नर को कास्ट करने के लिए स्टूडियो कोलंबिया पिक्चर से लड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें तब तक एक टीवी अभिनेता के रूप में माना जाता था, जबकि उन्होंने 2 साल पहले जूली एंड्रयूज के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट विक्टर विक्टोरिया में सहअभिनय किया था। कोलंबिया फिल्म नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इसमें कोई सेक्स या हिंसा नहीं थी, लेकिन उसी स्टार, फील्ड, निर्देशक और पटकथा लेखन टीम हैरियट फ्रैंक जूनियर और इरविंग रेवेज के साथ नॉर्मा रे 1979 की सफलता के कारण और फील्ड की नई प्रोडक्शन कंपनी फॉगवुड फिल्म्स के निर्माण के कारण कोलंबिया सहमत हो गया। 62, 63, 64 स्टूडियो से हुए सौदे के हिस्से में, जो उस समय कोका कोला कंपनी के स्वामित्व में था, फील्ड और गार्नर द्वारा कोक शब्द कहने का 8 लाइन अनुक्रम शामिल था, और कोक के संकेत भी फिल्म में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। 65, 66 A&E की गार्नर की जीवनी में फील्ड ने बताया कि गार्नर के साथ उनका ऑन स्क्रीन चुंबन सबसे अच्छा सिनेमाई चुंबन था जिसे उन्होंने कभी अनुभव किया था। 67 Suryaast 1988 गार्नर ने 21 साल के अंतराल पर बनी 2 अलग-अलग फिल्मों में वायट ईयर्प, जिनसे वे शारीरिक रूप से मिलते जुलते थे, की भूमिका निभाई। 1967 में जॉन स्टर्ज की ओवर ऑफ द गन और 1988 में ब्लेक एडवर्ड्स की सनसेट। पहली फिल्म ओके कोरल गोलीबारी और उसके बाद की घटनाओं का यथार्थवादी चित्रण थी, जबकि दूसरी ईयर्प और मूक फिल्म काउबॉय स्टार टॉम मिक्स द्वारा साझा किए गए एक हास्यपूर्ण काल्पनिक रोमांच के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। ईयर्प ने वास्तव में अपने जीवन के अंतिम समय में मूक फिल्म युग के दौरान पश्चिमी फिल्मों के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया था। फिल्म में ब्रूस विलिस ने मिक्स की भूमिका निभाई है, जो उनकी दूसरी फिल्म भूमिका है। हालांकि विलिस को गार्नर से ज्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन फिल्म ने वास्तव में ईयर्प को ज्यादा स्क्रीन समय और महत्व दिया। उद्धरण वांछित 1980 के दशक के उत्तरार्ध में गार्नर उत्तरी अमेरिकी बाजार के कई माजदा टेलीविजन विज्ञापनों में ऑन स्क्रीन प्रवक्ता के रूप में भी दिखाई दिए। 68 1990 के दशक ओकॉनेल 2009 की थ्रिलर फिल्म ऑब्सेस्ड में बेन के रूप में दिखाई दिए, जो फिल्म के नायक डेरेक चार्ल्स इदरीस एल्बा का सबसे अच्छा दोस्त और सहकर्मी है। वह एबीसी पर ईस्टविक में दिखाई दिए, जिस पर उनकी पत्नी रोमिजन ने श्रृंखला में अभिनय किया। 19 उन्होंने एलेक्जेंडर अजा की पिरान्हा 3D में डेरिक जोन्स को चित्रित किया। 20 जिसमें एडम स्कॉट और एलिजाबेथ शू भी है। 21 ओकोनेल ने कानूनी ड्रामा रेक्स इज नॉट योर लॉयर के पायलट में डेविड टेनेंट के साथ सहअभिनय किया, जिसे उत्पादन के लिए नहीं चुना गया था। 22 2010 में ओकोनेल ने सीबीएस कॉमेडी ड्रामा द डिफेंडर्स में जिम बेलुशी के साथ अभिनय किया, जिसे एक सीजन के बाद 15 मई 2011 को रद्द कर दिया गया था। ओकॉनेल ब्रॉडवे पर गोल्डन थिएटर में सेमिनार में दिखाई दिए, जिसे थेरेसा रेबेक ने लिखा था। सैम गोल्ड द्वारा निर्देशित यह नाटक 20 नवंबर 2011 को शुरू हुआ, जिसमें एलन रिकमैन, लिली रबे, हैमिश लिंकलेटर और हेटियन पार्क ने अभिनय किया। 4 जून 2012 को यह घोषणा की गई कि ओकॉनेल मॉकिंगबर्ड लेन नामक द मुंस्टर्स के रीबूट में हरमन मुंस्टर की भूमिका निभाएंगे। 23 रीमेक श्रृंखला को कभी भी उत्पादन के लिए नहीं चुना गया था, हालांकि पायलट 26 अक्टूबर को हैलोवीन स्पेशल के रूप में प्रसारित होगा। 15 मई 2013 को यह घोषणा की गई कि ओकॉनेल टोनी शालहॉब के साथ वी.आर. मेन में स्टुअर्ट स्ट्रिकलैंड की भूमिका निभाएंगे। अप्रैल 2015 में ओकॉनेल कॉमेडी लिविंग ऑन लव में ब्रॉडवे पर लौटे,
जिसमें रेनी फ्लेमिंग, अन्ना चलुम्स्की और डगलस सिल्स शामिल थे। यह 37 प्रदर्शनों के बाद बंद हो गया। दोस्तों ब्लैक एडम की सक्सेस के बाद ब्लैक एडम 2 पर भी एक से काम चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक और अनाउंसमेंट की गई जिसके अंदर आप अपकमिंग मूवी देख पाओगे जिसका टाइटल रहेगा ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है इसकी अपडेट निकल कर आई है और बाकी की आपने फेयर टीजर ट्रेलर यूट्यूब पर देख लिए होंगे, सारे एनिमेटेड है। ऑफिशियल टीजर ट्रेलर अभी आउट नहीं किया गया है और जैसी और भी अपडेट आती है इसके खूबसूरत टीजर से रिलेटेड तो मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।